आज हम दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं आपको बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण होते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के बताए थे, अवतल और उत्तल। दोनों दर्पणों के लिए हम परिभाषाएं बताएंगे। दर्पण का ध्रुव, देखिए यहां पर हम दो दर्पण बना रहे हैं। ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है। अब जो गोले में दो दर्पण बना रहे हैं, इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर, ये लो साहब, इस गोले के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। कर दिया। अब गोलीय दर्पण होते हैं, ये गोले के ही वक्र पृष्ठ होते हैं। ये दो गोले के वक्र पृष्ठ हो गए। इस गोले का केंद्र यहां होता है, इस गोले का केंद्र होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। और जो गोले की त्रिज्या होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसे C के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और यह है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे R से। और ये दर्पण का ध्रुव होता है P। ये देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से परिभाषा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख देता हूं मैं आपको। दर्पण के या गोलीय दर्पण पूरा ही देता हूं, दोनों के लिए आ जाएगा। गोलीय दर्पणों के, गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। जो दिखाया गया है, ये एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इधर भी इधर भी। इसका जो मध्य बिंदु केंद्र बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोबारा देख लीजिए, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये अपना अवतल, ये उत्तल, दोनों दर्पण बने हुए हैं और इनका ध्रुव है P के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरी, पहला परिभाषा बताइए दर्पण का ध्रुव। दूसरी पढ़ा रहा हूं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वह वक्रता त्रिज्या, वह वक्रता त्रिज्या। तो ये गोलीय दर्पण गोले के वक्र पृष्ठों से बने होते हैं और गोले के जो केंद्र होते हैं उनको वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और गोले की जो त्रिज्या होती है
उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए शॉर्ट लिख सकते हैं कि गोले की त्रिज्या को गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या और गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित किया जाता है और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों दर्पण बने हुए हैं। अब आप देखिए 2 परिभाषा यहां आ गई, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तीसरी है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस चलो पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुख्य फोकस क्या होता है? जब भी दोनों दर्पणों के लिए मुख्य फोकस अलग अलग होता है, ये अपना अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल, इनकी ये तो मुख्य अक्ष, और यहां से कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समांतर गोलीय दर्पणों पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है तथा उत्तल के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और यहां ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किरण मुख्य फोकस से आ रही है। परावर्तित किरण कैसे लग रही है? कि मुख्य फोकस से आ रही है, जबकि ये यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात लौट रही है। मुख्य फोकस परिभाषा दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग होती है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है और इसमें गुजरती या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगली परिभाषा, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया गया है। फोकस दूरी नंबर 4, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस H, ये मुख्य फोकस है इधर और ये दर्पण का ध्रुव। दोनों के लिए देखिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी
दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी दर्पण का ध्रुव ये है और एक फोकस बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है भाई? फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो देख लीजिए अब दर्पण के ध्रुव, और इधर लिख देता हूं, दर्पण के ध्रुव फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई? फोकस दूरी कहलाती है। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखिए, ये एक दर्पण, ये अपना दूसरा दर्पण। दोनों दर्पणों के लिए मुख्य, तो ये इस गोले का केंद्र होता है C, इस गोले का केंद्र C, और यहां पर दर्पण का ध्रुव P, इसमें भी दर्पण का ध्रुव P। तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का ध्रुव कहलाती है। सॉरी, दर्पण की वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच जो मिलाने वाली सरल रेखा है उसको क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष कहते हैं। चलते, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे आपने परिभाषा पढ़ ली, पहले नंबर पढ़ाई थी दर्पण का ध्रुव जिसे P से प्रदर्शित किया गया था। नंबर 2 मुख्य अक्ष, और नंबर 3 फोकस बिंदु, और नंबर 4 वक्रता केंद्र, नंबर 5 वक्रता त्रिज्या, नंबर 6 फोकस दूरी, नंबर 7 पढ़ा देता हूं मैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यहां से लेकर के यहां तक ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसके जो वृत्ताकार भाग है उसकी सीमा रेखा का जो व्यास है, यहां से लेकर यहां तक, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, और इसके जो वृत्ताकार भाग है उसकी सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। जिस दर्पण का द्वारक जितना बड़ा होता है उसकी वक्रता जितनी, दर्पण जितना जिसकी वक्रता ज्यादा होगी उसका द्वारक उतना ही बड़ा होगा। इस दर्पण के लिए देखिए
इसकी सीमा रेखा का व्यास ये है। तो जितना वक्रता ज्यादा होगी उसकी, यानी वक्रता ज्यादा होगी उसका द्वारक भी बड़ा होगा। पहले मैं आपको अच्छे फोकस दूरी में एक बात बता देता हूं। फोकस दूरी स्मॉल एफ ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बटे 2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये सूत्र भी याद रखना है। आगे मैं आपको बता रहा हूं अवतल दर्पण द्वारा, दोनों दर्पणों के द्वारा बताएंगे, लेकिन पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, और परावर्तित किरणें हम कोई भी दो परावर्तित किरणों के द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो यहां पर कुछ विशिष्ट किरणों के नियम पहले हम पढ़ने पड़ेंगे कि विशिष्ट किरण कौन कौन सी होती है। मैं आपको 4 किरणों के द्वारा बताऊंगा। पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पणों पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक भी लीजिए साथ में दोनों दर्पण, ये अपनी अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, यहां दर्पण का ध्रुव होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आपतित हो रही है, नीचे से हो या ऊपर से। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये फोकस बिंदु है। तो पहला है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और यदि दर्पण उत्तल है तो भी आप देख लीजिए, ये दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र दोनों साइड, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती है और इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2, इसमें देखिए इस नियम का उल्टा नियम है। ये पहले का नियम, ये पहला नियम पढ़ा है उसका उल्टा। ये मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश की किरण, ये फोकस बिंदु, इसका ये फोकस बिंदु, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के, उस दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अवतल दर्पण पर आपतित होती है। कौन से बिंदु से? मुख्य फोकस से अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो
तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, कहां से? मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों दर्पणों के लिए नियम चल रहे हैं। नंबर 3, पहले आप दोनों नियम ध्यान दोबारा देख लीजिए, नीचे जगह कम है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पणों पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहां पर दूसरा नियम इसके विपरीत, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर तो दोनों में होती है, लेकिन इसमें मुख्य फोकस से गुजरती है और इसमें मुख्य फोकस पर गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी इसमें प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी। इसमें केवल आभास किया जा रहा है और यहाँ वास्तविक गुजर रही किरण, तो ये इसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं जो वास्तविक बनते हैं, और इसके द्वारा दर्पण बनते हैं जो आभासी बनते हैं। इसमें केवल आभास किया जा रहा है और इसमें वास्तविक किरण गुजर रही है। तीसरा नियम बता रहा हूं मैं। पहले 2 नियम बढ़ा चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है, और यहां पर यदि कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तीसरा देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरती है? वक्रता केंद्र से गुजरती है कोई किरण। दोनों दर्पणों पे देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण यहां पर, ये इसका वक्रता केंद्र से गुजरती है, कोई भी प्रकाश की किरण चाहे नीचे से ले जाओ या ऊपर से, वक्रता केंद्र से गुजारोगे यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पणों पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। यहां से ये वक्रता केंद्र दिखाया गया है C, इससे एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। और यहां पर जो वक्रता केंद्र इधर होता है, इसका केंद्र C, तो इसमें यदि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पणों के वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ये किरण ऐसे प्रतीत हो रही है कि ये वक्रता केंद्र पर आ रही है। यहां से डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब होता है कि ये आभास किया जा रहा है कि ये किरण वक्रता केंद्र पर जा रही है, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात ये दर्पण है, यहीं से ये परावर्तित होकर के पुनः अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ये वास्तविक किरण है और ये काल्पनिक है, डॉट डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित की गई है। चौथा, ये नंबर 3, तीसरा बताया था मैंने
कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र ये रहा, उत्तल के लिए अवतल के लिए ये रहा, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौटती है, तथा इसमें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी अपने ही मार्ग में लौटती है। नंबर 4, चौथी किरण का नियम है, वो देखिए दोनों के लिए सेम है, चाहे उत्तल हो या अवतल। यदि कोई प्रकाश की किरण, जिस त्रियक किरण का नियम बोलते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ त्रियक, ये त्रियक किरण है, त्रियक किरण का नियम, मुख्य अक्ष के साथ, मुख अक्ष पर त्रियक ध्रुव पर आपतित होती है, ये ध्रुव होता है P, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उतने ही, यानी त्रियक ही गुजरती है। दूसरी तरह से बता सकता हूं मैं, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ ध्रुव पर जितने डिग्री कोण से आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण से परावर्तित होती है। दोनों ही दर्पणों, उत्तल और अवतल दोनों में सेम है ये, जितने डिग्री कोण से आपतित होगी उतने ही डिग्री कोण से परावर्तित भी होती है। तो ये 4 विशिष्ट किरणों के नियम है। कितने नियम है? 4। ये 4 विशिष्ट किरणों के नियम हैं और इन चारों में से भी हम केवल 2 किरणों के द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। 2 परावर्तित किरणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पहला जो बता रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर स्थित है, ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव। अब अनंत है, अनंत का कोई पता नहीं होता है, यहां से पहले आप डॉट डॉट करना, तो ये मुख अक्ष के समांतर किरण गुजरेगी, समांतर गई, समांतर जो किरण जाती है, आपको पहला नियम पढ़ाया है कि जो भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आती होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं और इस बिंदु पर जाकर के ये दोनों किरणें मिल रही हैं। तो जहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? F पर, यानी इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। अब जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा वो वास्तविक बनता है। तो यहां पर जो दूसरी बात पूछी जाती है, अगर स्थिति पूछी जाएगी तो फोकस पर, दूसरी बात प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, अगर प्रकृति पूछी जाती है तो आपको क्या बताना है? प्रकृति में बताना है प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा वो वास्तविक उल्टा बनता है। 2 चीज हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना है। नंबर 3,
अब प्रतिबिंब का आकार, तीसरी बात पूछी जाती है, प्रतिबिंब का आकार। क्या पूछेंगे? प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार यहां पर देखिए बिल्कुल एक बिंदु के रूप में, जहां पर दोनों किरणें बनी हुई है वो एक बिंदु के रूप में मिली हुई है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा भाई? बिंदुवत, बिंदुवत, बिंदुवत या अत्यंत छोटा। ये तीन चीज इस प्रतिबिंब से संबंधित पूछी जाती हैं। पहली स्थिति अपने क्लियर, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है या फोकस बिंदु पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत होगा या अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, यानी वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। कब? जब वस्तु अनंत पर होती है। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु यानी अनंत व 2f, चलो पहले सी बोल देता हूं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत और सी के मध्य। ये अपना गोले अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, यहां पर अपना सी और ये अनंत। इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रख दी, इसका नाम अपन ने ए भी रख लिया। तो कोई प्रकाश किरण है, एक तो समांतर जाएगी, पहली ध्यान रखना समांतर, ये समांतर गुजरेगी। समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है, ये भी अपन पहला नियम ले लिया काम। दूसरा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण है ये फोकस बिंदु से गुजरती है, कहां से? मुख्य फोकस से, एफ से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये समांतर हो गई, समांतर। तो यहां पर ये दो बिंदु परावर्तित किरणें कटी है, ये तो कटी, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब देखिए ए ऊपर है, ए डैश बी डैश, बिंब को ए बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर देखिए पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए मैंने, लिख दिया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना हुआ है? यानी कि ये एफ और ये सी के मध्य, एफ व सी के मध्य बनता है। इसको फोकस बिंदु, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य लिख सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात लिखनी है वो क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में देखिए वास्तविक उल्टा, ये नहीं बदलता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा। तीसरी बात जो दिखाई गई है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब
का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखिए ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, इसका जो आकार है बिंब का आकार, उससे जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा है। जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। वहां पर बिंदुवत था पहली स्थिति में, एक बिंदु के रूप में बना था, ये उससे बड़ा हुआ बना है, तो ये लेकिन क्या है, बिंब से बड़ा है, और सॉरी बिंब से छोटा है प्रतिबिंब का आकार। तीनों बात यहां भी आपको समझ आ गई। और यहां भी आप देखिए प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के मध्य, इसको फोकस बिंदु भी कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इन दोनों के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये दोनों लिख दिए। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। तो ये दो प्रतिबिंब आपको बताए गए हैं, दोनों आपको समझ आ गए होंगे। तीसरी स्थिति मैं बता रहा हूं, लेकिन एक बात और बता दूं, इसको बोलते हैं सी से परे। यहां पर एक बात और लिख लीजिए, सी से परे, यानी वस्तु कहां हो भाई? सी से परे, वक्रता केंद्र से दूर हो, तो भी इसी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये दो प्रतिबिंब आपको बताए गए हैं। तीसरा जो प्रतिबिंब है वो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये अपना दर्पण है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष सीधी खींचना थोड़ी, यहां ती लिखना है ध्रुव। तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर हो, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर हो या सी पर हो। तो देखिए ये गोले का केंद्र होता है सी, ये अपनी एक वस्तु है, इसके साथ समांतर किरण जाएगी, प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा देखना है। चलो ऐसे बढ़ा लेना आप, देखिए ये ऊपर की तरफ है, यहां से ऊपर ये ए बी बिंब है, और नीचे तरफ बना है ये ए डैश बी डैश। कि जब भी कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण प्राप्त होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये अगर कोई प्रकाश किरण, दूसरा नियम पढ़ा था, मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कहां से? गोलीय दर्पण से परावर्तन के, सीधी लाइन खींचना, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो नियम लिए काम में, और ये दोनों परावर्तित किरणें यहां पर मिल रही है, इनको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो परावर्तित किरण है यहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं और प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो पहली की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई? यहां सी है अपना, इसके बाद अनंत होता है एफ, तो प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, यानी प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र या सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कुछ है वास्तविक उल्टा। अब है तीसरी बात प्रतिबिंब का आकार। आकार में देखिए, आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई? वस्तु के बराबर, इधर जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऊपर AB के द्वारा बिंब को दर्शाया गया है और यहाँ A डैश B डैश के द्वारा प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। तीन स्थिति पढ़ा चुके हैं। चौथी स्थिति है जब वस्तु, नंबर 4, जब वस्तु C, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वह F के मध्य हो, F के मध्य हो, यानी C और मुख्य फोकस के मध्य जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो ये देखिए, ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव पोल, ये मुख्य फोकस बिंदु बना दिया, ये इसका केंद्र बिंदु बना दिया। अब वस्तु अपन को कहाँ रख ली? इन दोनों के बीच में, यानी C और F के मध्य में। तो ये अपन ने एक वस्तु रख दी, इसका नाम रख दिया AB। वस्तु क्या है? AB। ये सब मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर जो किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है भाई? मुख्य फोकस से गुजरती है। ये भी आपने पढ़ा है। दूसरी जो किरण का नियम बताया था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से गोलीय दर्पण पर, आपको सीधी लाइन खींचना है। मुख्य फोकस से कहां जा रही है भाई? गोलीय दर्पण पर। परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सब अपना दूसरा नियम है। ये दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहां पर प्रतिबिंब को दर्शित कर दिया है, प्रदर्शित किया गया है A डैश B डैश के द्वारा। प्रतिबिंब को A डैश और B डैश के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है? स्थिति है यानी ये अनंत और C के मध्य, अनंत व C के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा, वास्तविक होता है। वो प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? उल्टा होता है, उल्टा होता है, ये उल्टा ही, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार आपको दिख रहा है, ये बिंब है, इसके आकार से ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये भी आपको आ गई। तो 4 प्रतिबिंब बना चुके हैं। कितने प्रतिबिंब बने? 4। तीसरा दोबारा देख लीजिए, ये ज्यादातर पूछा जाता है। जब वस्तु C पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा?
तो प्रतिबिंब मिट जाएगा। जब वस्तु C पर होती है, यदि वक्रता केंद्र पर होती है, C पर या वक्रता केंद्र पर होती है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। जो कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति में जो बताया था कि वस्तु कहां पर रखी है अपन ने? C और F के मध्य, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र व F के मध्य होती है, तो प्रतिबिंब C और अनंत के मध्य बनता है, जो वस्तु से बड़ा बनता है। और प्रकृति पूछी जाए तो वास्तविक उल्टा बनता है। अब नंबर जो बता रहा हूं मैं, पांचवा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नंबर 5। पांचवा प्रतिबिंब देखिए आप, नंबर 5। जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो, मुख्य फोकस पर हो, तो देखिए ये अपना दर्पण बन गया, अवतल दर्पण, और ये आपको खींचनी है मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये अपना फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र अनंत। तो अपन को वस्तु कहां रखनी है भाई? F पर। तो ये अपना फोकस बिंदु है, इस पर अपन ने वस्तु रख दी। पहली किरण समांतर गुजारते हैं, यानी कि पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, तो मुख्य फोकस से ही गुजरती है। ये नियम पढ़ा है अपन पहला। मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम। तीसरा नियम देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, इनमें से कोई सी भी आप किरण का उपयोग कर सकते हो। अगर वक्रता केंद्र से गुजारोगे, चलो वक्रता केंद्र से गुजार लो जाए, या किरण का नियम जो बताया था, जितने डिग्री कौन से आप होती हो, कोई सी ले सकते, ये ले लो, ये वक्रता केंद्र वाला, ये तो साहब सीधी कर लेना। यदि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। तो अब ये किरण अनंत पे जाएगी, एक जा रही है, आगे जाती जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा भाई? तो यहां पर देखिए, इस स्थिति में जब वस्तु F पर होती है, F पर स्थित होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत, प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? अनंत पर। प्रकृति वास्तविक उल्टी रहेगी, लेकिन यहां पर जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है? अनंत पर। अच्छा, और प्रतिबिंब का आकार ये वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है आकार। और नंबर 6, एक स्थिति और देखिए आप, जब वस्तु लास्ट स्थिति छठी, छठा प्रतिबिंब देख लीजिए अब, जब वस्तु F व P के मध्य हो, P के मध्य हो, तो ये अपना दर्पण हो गया, और ये मुख्य अक्ष, ये P लिख दिया,
और ये बिंदु F लिख दिया। F और P के मध्य ये वस्तु रख दी, इसका नाम ए भी रख दिया। ये समांतरकरण गुजारी, समांतर जाती है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। और एक ये सब त्रियक का नियम, मुख्य अक्ष के दर्पण के, ये मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव परावर्तित होती है सीधी सीधी, तो उतने ही डिग्री कोण से ये परावर्तित होती है। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं मुख्य अक्ष को। अब जो परावर्तित किरण है, इनको डॉट डॉट लाइन की सहायता से पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब आभासी बनता है। लास्ट स्थिति यानी ये बिंब ए बी है और ये ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब ये स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, लेकिन ये प्रतिबिंब आभासी बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। आभासी सीधा, और आभासी सीधा प्रतिबिंब का आकार ये वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आपको मैंने अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंबों का निर्माण बताया है। 5 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे होते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, और ये छठा जो स्थिति है, ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आज के लिए इतना ही।